हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। यानी इस चैप्टर में बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे। ये चैप्टर हमारा बायोलॉजी से बिलोंग करता है। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। यानी कैसे अंतर करें कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, यदि हम एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, और अ काव च्युइंग कर्ड, यानी जो काव जो होती है, गाय जो होती है, उसको अगर हम च्युइंग करते हुए देखते हैं किसी कड़ को। कड़ वो होता है जो गाय चबाती है। आपने देखा होगा गाय को च्युइंग करते हुए, जुगाली करते हुए देखा होगा कि जब वो चारा खा करके बैठ जाती है तो उसके बाद वो अपने स्टमक से बाहर निकालती है और उसको धीरे धीरे करके इसको च्यू करती रहती है, चबाती रहती है। इसको कड़ बोलते हैं। और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या गली में आप किसी आदमी को चिल्लाते हुए देखेंगे। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, हम जानते हैं कि ये लिविंग बींग्स हैं। तभी जो डॉग है वो रनिंग कर रहा है, और जो काव है वो कड़ को च्यू कर रही है, और एक मैन जो है, एक आदमी जो है, वो क्या कर रहा है, वो तेज़ी से चिल्ला रहा है गली में। ठीक है, तो इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बींग्स हैं। व्हाट इज द डॉग और काव और द मैन वर्क एशली, यदि वो सो रहे होते हैं, जब सोने की अवस्था में होती हैं, तब हम कैसे बताएंगे कि वो अलाइव है या नहीं है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, तो तब भी जिंदा होते हैं, तभी हम उनको अलाइव कहेंगे। बट हाउ डिड वी नो दैट, लेकिन हम उसको जाने कैसे। वी सी दैम ब्रीदिंग, हम उनको क्या देखते हैं, सांस लेते हुए। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, तब हम उसको बता सकते हैं कि वो जिंदा है, क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, इसका मतलब वो अलाइव है। वॉट अबाउट प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स के बारे में हम क्या कहेंगे। हाउ डू वी नो, हम कैसे जाने दैट दे आर अलाइव, कि वो जिंदा है। अब उनमें तो ऐसा ब्रीदिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाई नहीं देगा। वी सी दैम ग्रीन, हम देखते हैं कि अगर वो हरा भरा है। सम ऑफ अस विल से, अब हम में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर वो हरा भरा है तो इसका मतलब वो जिंदा है। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो ग्रीन नहीं होती, किसी और दूसरे कलर की होती है। दे ग्रो ओवर टाइम, और वो ग्रो करते रहते हैं। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, लेकिन हमें पता है कि वो अलाइव है, जिंदा है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। सम विल से, ठीक है, उनमें से कुछ कहेंगे, हम में से कुछ कहेंगे कि वो अलाइव है, जिंदा है, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, यानी कुछ और भी चीज़ें देखते हैं हम, अदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, या तो वो ग्रोथ से रिलेटेड होती है या फिर ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, ये कुछ सबूत होते हैं सामान्य रूप से पाए जाने वाले, जो बताते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग, लेकिन प्लांट जो होते हैं वो विजिबल ग्रोथ उसमें नहीं होती। इज स्टिल अलाइव, लेकिन वो फिर भी जिंदा होते हैं। एंड सम एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, यानी कुछ ऐसे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें जो ब्रीदिंग का जो मूवमेंट होता है वो विजिबल नहीं होता। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ, यानी किसी भी जीव के जिंदा होने के लिए ये करेक्टर जो होता है वो अगर विजिबल नहीं है, अगर मूवमेंट जो होता है इस तरह का विजिबल मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है कि उसको हम डिफाइन करने के लिए हम ये बता दें कि जो उसमें विजिबल मूवमेंट हो रहा है तो वो जिंदा है, अदरवाइज वो जिंदा नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी नहीं है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी विजिबल टू नेकेड आइज, जो मूवमेंट जो होता है और वेरी स्केल, बहुत छोटे पैमाने पर जो होता है, विल बी इनविजिबल, जो विल बी इनविजिबल होगा टू नेकेड आइज, क्योंकि हम उसको जो अपनी नेकेड आइज होती है उससे नहीं देख सकते। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब जैसे बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, मोलिकुलर मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो तो विजिबल नहीं होते। इन दिस विजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या विजिबल मोलिकुलर जो मूवमेंट जो होता है वो लाइफ के लिए जरूरी होता है। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, यदि हम यही प्रश्न जो है किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं, दे विल से यस, वो क्या कहेंगे, कहेंगे यस।
इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट। जो वायरसेस जो होते हैं वो उनमें कोई मोलिकुलर मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स। कब तक? जब तक वो किसी सेल के अंदर किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता है, किसी सेल के अंदर एंटर नहीं करता है, अपने होस्ट के अंदर एंटर नहीं करता, जब तक उसको उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई भी मोलिकुलर मूवमेंट उसमें नहीं होता। एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। अभी तक ये कंट्रोवर्सी है, एक ऐसी गुत्थी बनी हुई है, एक ऐसा सवाल बना हुआ है आज तक भी साइंस के लिए कि चैलेंज है कि वो अलाइव है वास्तव में या नहीं है, क्या वो जिंदा है या फिर उसको कहाँ रखे, इसको लिविंग बीइंग में रखे या नॉन लिविंग में रखे इसको। क्योंकि जब तक वो होस्ट सेल में नहीं एंटर करता तब तक वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है, वहाँ से अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है, तो वो अलाइव हो जाता है। वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। अब ये जो मोलिकुलर मूवमेंट जो होता है ये लाइफ के लिए क्यों जरूरी होता है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में देखा दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से होती है। दे कैन हैव टिश्यूज़, उनमें टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, टिश्यूज़ हैव सेल्स, और जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें सेल्स होती है। टिश्यूज़ सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम, और सेल्स में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से, प्रभाव की वजह से, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रीदिंग डाउन ओवर टाइम। यानी जो इफेक्ट जो होता है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के प्रभाव की वजह से दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर, यानी जो भी लिविंग स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो होती है, इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रीदिंग डाउन ओवर टाइम, जिसमें क्या होता रहता है, ब्रीदिंग होता रहता है लंबे समय तक। इन ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन, यदि ब्रेक ये जो ऑर्डर जो होता है यदि वे टूट जाता है, द ऑर्गेनिजम्स विल नो लॉन्गर बी अलाइव। यदि ब्रीदिंग जो है बंद हो जाता है तो क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। इसलिए जो लिविंग क्रीचर्स जो होते हैं, जीवित प्राणी जो होते हैं, मस्ट कीप रिपेयरिंग, वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या होता रहता है, उसके अंदर रिपेयरिंग होती रहती है, एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते रहते हैं। सिंस ऑल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स होती है सभी मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, तो उनमें मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल का वो हमेशा होता रहना चाहिए। व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो क्या होता है, चलिए अब सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, यानी लाइफ को सपोर्ट करने वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, सभी क्या होती है, सभी लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। यानी जो मेंटेनेंस जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। When they are not doing anything particular, यदि कोई विशेष कार्य नहीं भी कर रहा है तो भी मेंटेनेंस का प्रोसेस जो होता है, मेंटेनेंस का जो फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलता रहता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन, यदि हम केवल बैठे हुए होते हैं इन क्लास, यदि क्लास में बैठे हुए हैं तब भी क्या होता है, ये मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी में तब भी चलता रहता है। इफ़ वी आर जस्ट asleep, यदि हम केवल सोए हुए हैं, ठीक है, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, तभी मेंटेनेंस का प्रोसेस तब भी, अगर हम बैठे हुए हैं या फिर हम सो रहे होते हैं तब भी ये प्रोसेस जो होता है मेंटेनेंस का हमारी बॉडी में चलता रहता है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, यानी इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस, जो इस मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं, मेंटेनेंस जॉब को, सभी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and break down, energy is needed for them, क्योंकि जो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होता है वो जरूरी होता है टू प्रिवेंट डैमेज, यानी डैमेज को रोकने के लिए, एंड ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, क्योंकि उनके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें
एनर्जी यानी जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी में एनर्जी की जरूरत होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से ये सोर्स हमें मिलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे फूड हो गया, ठीक है, फूड को हम इंटेक करते हैं तभी उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोसेस जो होता है जिसमें क्या होता है, बॉडी में बाहर से जो एनर्जी के लिए जो फूड जो होता है या सोर्स जो होता है एनर्जी का वो ट्रांसफर होता है बॉडी में, विच वी कॉल फूड, जिससे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। क्योंकि फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू द इनसाइड बॉडी के अंदर। अ प्रोसेस भी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। सामान्य रूप से इसको पोषण कहा जाता है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, यदि जब बॉडी साइज जो जब बढ़ता है, एक ग्रोथ की एज होती है जिसमें बच्चा जो होता है ग्रोथ करता रहता है, बॉडी की ग्रोथ होती रहती है। एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो एडिशनल रॉ मटेरियल जो होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बॉडी की ग्रोथ के लिए बॉडी की जरूरत होती है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी होती है, जो लाइफ जो होती है किस पर डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ दीज फूड रिसोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, यानी बहुत सारे जो फूड रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, सभी क्या होते हैं, सभी कार्बन बेस्ड होते हैं। सभी का जो फॉर्मूला होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, लगभग इन्हीं से मिलकर के बना होता है। ये जरूर होता है हर किसी के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, यानी किस पे डिपेंड करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है जो कार्बन के सोर्सेज होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को वो यानी अलग अलग तरह के प्रोसेस जो होते हैं इनके अंदर। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जो बाहर से जो एनर्जी का सोर्स जो होता है कुड बी क्वाइट वेरिड, वो अलग अलग हो सकता है। सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल, क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में नहीं होता। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी के सोर्सेज जो होते हैं, देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी, यानी या तो उन्हें ब्रोक डाउन करने की जरूरत पड़ती है या फिर उनको बनाने की जरूरत पड़ती है। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और अंत में क्या होता है, एनर्जी के एक सोर्स के रूप में होता है, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग और स्ट्रक्चर्स, यानी उन सब उसके मूवमेंट के लिए जरूरी होता है जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स के अंदर मेंटेनिंग में यूज होते हैं। एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीडेड टू ग्रो, या फिर जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस, इसके लिए अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी एक सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की इन द बॉडी में आर नेसेसरी, वो जरूरी होती है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो जरूरी होती है हमारी बॉडी में। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, यानी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होती है जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होता रहता है। फॉर दिस, इसके लिए मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑर्गेनिक ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी बाहर से ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है ऑक्सीजन को भी लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है बाहर से एक्वायर की जाती है। एंड टू सी इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, उसका यूज कहाँ पे होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में, फूड सोर्सेज को। फॉर सेल्यूलर नीड्स, क्योंकि वो सेल्स की नीड होती है। इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन, जिसको हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे अगर होता है, सेल्स में। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होता है या यूनिसेलुलर उसको हम कहते हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड,
उसमें फूड को इनटेक करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। क्योंकि इसका बॉडी सरफेस जो होता है सीधा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो वहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज। लेकिन क्या होता है जब ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी साइज जो होता है, जब वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और उससे शरीर की जो रचना होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलर का मतलब होता है जिसका ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है। ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में उनकी जो सेल्स होती है वो डायरेक्ट अपने सराउंडिंग के जो एनवायरनमेंट होता है उस पर कॉन्टैक्ट में नहीं रहती है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो सिंपल जो डिफ्यूजन जो होता है विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, यानी सभी जितनी भी सेल्स होती है वो सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है एनवायरनमेंट के, तो उसमें डिवीजन का प्रोसेस जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता बाहर से। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। हमने क्या देखा कि किस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं और स्पेशल फंक्शन करने के लिए, यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें डाइजेस्ट इस तरह और अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेशन में अलग ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीशन में अलग ऑर्गन्स होते हैं, सर्कुलेशन में अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम होते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। हम इसके बारे में जानते हैं जो भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो होते हैं, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी हमारे जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज होते हैं। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। यानी ये टिश्यूज का ही काम होता है फूड को अपटेक भी करना और उसको ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन तक भी उसको पहुंचाना। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होते हैं उन्हीं का फंक्शन होता है। हाउएवर दिस पॉजेस अ प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम भी होती है, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इनकी जरूरत जो होती है फूड की और ऑक्सीजन की केवल एक ही प्लेस पर नहीं होती है, वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को उसकी जरूरत होती है, फूड की भी और ऑक्सीजन की भी। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड for a transportation system for the carrying food and oxygen from one place to another in the body। तो इस सिचुएशन में creates a need, अब इस सिचुएशन ने एक नीड को क्रिएट किया कि हमारी बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, होने चाहिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे पहुंचे इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। वो जो क्या करता है फूड को और ऑक्सीजन को और जो अदर मटेरियल जो होता है उस सबको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक। When chemical actions, जब जो केमिकल एक्शन जो होते हैं यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेटिंग, यानी जब केमिकल रिएक्शंस यूज होती है कार्बन सोर्सेज और जो ऑक्सीजन जो होते हैं उनको उनसे एनर्जी जनरेट करने के लिए, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली अनलेस, तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं यूजलेस होते हैं, बेकार होते हैं, फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की सेल्स के लिए, बट कुड इवन बी हार्मफुल। मतलब वो बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो केवल यूजलेस ही नहीं होते, साथ ही साथ और क्या होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी उस प्रोसेस इसमें क्या होता है बॉडी को जितने भी वेस्ट बनते हैं बॉडी में उनको रिमूव करने की जरूरत होती है, डिस्कार्ड करने की जरूरत होती है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी, दोबारा यदि जो बेसिक रूल जो होता है फॉर द बॉडी यानी शरीर के लिए, बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, और ये किसी में होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें फॉलो होता है। आ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक विशेष प्रकार का जो टिश्यू जो होता है फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड,
वो डेवलप होता है, क्रिएट होता है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो इसका मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है विल नीड टू ट्रांसपोर्ट, उसे ट्रांसपोर्ट जो वेस्ट जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होगी अवे फ्रॉम द सेल, सेल से, इन दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू, इस एक्सक्रीटरी टिश्यू में। लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको एक एक करके अब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब ये जितने भी प्रोसेस है हमारे, वो उसमें सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। तो अभी जितने भी प्रोसेस होंगे उनको एक एक करके हम अपनी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।